तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज आपको नई जगह दिखाई दे रही होगी और इसके पीछे की कहानी ये है कि क्राइम तक के एक अपना अलग से स्टूडियो हो जिसमें क्राइम की कहानी सुनाओ तो फील हो। अलग अलग सब्जेक्ट पे जो कहानियाँ होती हैं, चाहे वो मर्डर हो, डकैती हो, चोरी हो, मिस्टीरियस कहानी हो, रहस्यमय कहानी हो, कोर्ट की कहानी हो, फांसी की कहानी हो, कत्ल की कहानी हो, सज़ा की कहानी हो, तो थोड़ी सी वैसी फीलिंग भी आनी चाहिए। तो हमारे ताहिर चौधरी हैं, उन्होंने बाकायदा ये पूरा सेट डिज़ाइन किया है। जो पूरा ये किस तरीके से अलग अलग सारे सामान के साथ इसको तैयार किया गया है, मैंने दीपक से कहा है। तो क्राइम तक में उस नए स्टूडियो को आपको दिखाएंगे, बाकायदा डिटेल में दिखाएंगे। तो देखिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा और बताइएगा। बस मकसद यही है कि जब कहानी सुने तो फिर आप पूरी तरह से उसमें डूबे ही रहें। हालांकि आप लोग डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नींद आती है, सो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको और डुबाऊं, थोड़ा और कहानी को ज़्यादा आप गहराई में एहसास करें। जब सुने तो लगे कि हाँ, वही सारी चीज़ें फीलिंग और फील जो आए, कम से कम माहौल से हम लोगों को खुद ही आ रहा है। तो बस इसी कोशिश में तो नई जगह, अब आप अक्सर इसी जगह से कहानियाँ सुना करेंगे। अलग अलग फ्रेम होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपको बीच बीच में कहानियों के दिखाया करेंगे। तो ये सारी कोशिश पूरी ताहिर चौधरी की टीम, फिर सुशील, इसके अलावा हमारे एक रेहान साहब हैं, वो इन लोगों की मेहनत थी। और उस मेहनत के बाद आज नई जगह से आपके लिए कहानी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस दुनिया में बहुत सारी डकैती हुई, बहुत सारी चोरियां हुई। जितने भी क्राइम होते हैं उसको सुलझाया भी जाता है, सुलझ भी जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन आज जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस कहानी के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक, दुनिया में इससे बड़ी किसी कला की यानी कि आर्ट की चोरी नहीं हुई। दो, करीब 32 साल हो गए, 32 ईयर्स, आज भी चोरों का पता नहीं है। बल्कि तीन चीज़ जुड़ी हुई है। तीसरी चीज़ ये है, शायद ये इकलौता ऐसा मामला होगा कि जो चोरी हुई, चोरी के सामान की जितनी कीमत थी उस कीमत से डबल इनाम का ऐलान किया गया कि जो भी इस चोरी हुए सामान को वापस लाने में मदद करेगा, पता बताएगा, उसकी वजह से ये सामान वापस मिल जाए, तो उसे दुगना इनाम दिया जाएगा। अब चोरी की जो सामान है उसकी टोटल कितने की चोरी थी आज की, अगर टाइम में मैं वैल्यू उसकी आपको बताऊं, 500 मिलियन मार्केट में आंका गया। मतलब अराउंड 7,000 करोड़ से ज़्यादा इस चीज़ की कीमत है। इस कहानी के साथ बात यही है कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कामयाब चोरी है और आर्ट की इससे बड़ी चोरी ना इससे पहले कभी हुई, ना अभी तक और कहीं सुनने को मिला है। कहानी अमेरिका के शहर बोस्टन की है और ये कहानी है इसाबेला गार्डनर म्यूजियम की, जो बोस्टन में है। इस म्यूजियम की कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इसाबेला गार्डनर एक लेडी, अमीर घराने में इनकी शादी हुई। इन्होंने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, इनके हस्बैंड, उन्हें भी आर्ट एंड इसका कला का शौक़ था। तो उन्होंने दुनिया घूमा, यूरोप घूमा। आज वहाँ से जो बेशकीमती नायाब चीज़ें मिलती कलाकृतियों के, आर्ट के, वो इकट्ठा करती जाती। 1903 में बोस्टन में उन्होंने जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली तो उन्हें लगा कि आम लोगों तक भी इसकी पहुँच होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आम लोग भी इसे देखें। इसी मकसद से उन्होंने एक म्यूज़ियम की शुरुआत की, एक म्यूज़ियम बनाया, एक बहुत बड़े महल जैसे जगह पर। पैसे वाले लोग थे, बहुत पैसा था, उस म्यूज़ियम को बनाया और उस म्यूज़ियम में उन्होंने सारी बेशकीमती चीज़ें रखी, जिसकी कीमत मैंने आपको जो बताया कि करीब इस वक्त जो बताया गया है वो करीब है 500 मिलियन जिसकी कीमत। तो इसाबेला गार्डनर ने इस म्यूज़ियम की शुरुआत की 1903 में। वो सारी चीज़ें वहाँ बेशकीमती रखती गईं। इसके बाद 1924 में 1924 में इसाबेला गार्डनर की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने एक वसीयत की। वसीयत ये कि उनकी मौत के बाद इस म्यूज़ियम की देखभाल उनके कुछ जानने वाले थे, उनको डायरेक्टर के पोस्ट पर रखा, लेकिन कुछ शर्तें थीं। एक,
इस म्यूज़ियम की कोई भी चीज़ कभी भी बेची नहीं जाएगी। इस म्यूज़ियम में रखी हुई कोई भी चीज़ इस म्यूज़ियम से कभी बाहर नहीं जाएगी। और इस म्यूज़ियम में जितनी भी पेंटिंग्स या सारी आर्ट की चीज़ें हैं, इसके अलावा अब नई कोई भी चीज़ इस म्यूज़ियम में लाकर रखी भी नहीं जाएगी। यानी कि इस म्यूज़ियम में रखे हुए कोई भी सामान को न बेचा जाएगा, न म्यूज़ियम से बाहर निकाला जाएगा, और ना कोई नया सामान, कोई नई ऐसी आर्ट एंड वो उसको म्यूज़ियम में लाकर रखा जाएगा। ये उनकी वसीयत थी। उन्होंने कुछ म्यूज़ियम के लिए पैसे भी रखे, जिससे सिक्योरिटी और बाकी स्टाफ के खर्चे वर्चे सब ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन फिर 1990 आते आते चूँकि इसाबेला गार्डनर की मौत हो गई और फिर पैसे भी धीरे धीरे कम पड़ते गए, लेकिन जगह बहुत महंगा और उसके अंदर जो रखी हुई चीज़ें हैं वो अपने आप में बेशकीमती। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इस म्यूज़ियम की सुरक्षा और वहाँ के इंतज़ाम में धीरे 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 लचीलापन आना शुरू हो गया। न उतनी सख्ती, न उतने सारे पहरेदार। और ये बात बहुत सारे चोरों को भी मालूम था। उन्हें ये भी पता था कि इस म्यूज़ियम में रखी हुई जो चीज़ें हैं आर्ट की, उसकी आर्ट की दुनिया में कितनी मांग है, कितने पैसे होंगे। अच्छा, अखबारों में भी खबरें आती थी कि वहाँ रखी हुई चीज़ कितनी, कई हज़ार करोड़ रुपए के। तो ये सारी बातें उन तक भी पहुँचती थी। इधर पैसे ना होने की वजह से अब म्यूज़ियम में ही बस ये था कि रात की ड्यूटी पे 2 गार्ड होते थे, सुबह की ड्यूटी पे दिन में भी 2-3 गार्ड होते थे, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि कुछ कैमरे लगे हुए थे, लेकिन हर जगह कैमरे नहीं थे। हाँ, कुछ सेंसर इन्होंने लगाया था जो इंफ्रारेड मोशन जो डिटेक्ट करता था, वो उसके सेंसर कि कोई अगर करीब जाता है तो आवाज़ें आती है, वो रिकॉर्ड होता है। बट बहुत ज़्यादातर गैलरी में और इधर उधर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी वैसी नहीं थी जितनी कीमती सामान उसके अंदर होनी चाहिए और जैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये सब कुछ यूं ही चल रहा था। 18 मार्च 1990 की बात है ये। वहीं से ये कहानी शुरू होती है 18 मार्च 1990 को। उस दिन सेंट पैट्रिक डे था। अमेरिका में बड़े इसको मनाया जाता है और सेंट पैट्रिक डे में लोग आमतौर पर खूब पार्टी करते हैं। तो रात में खूब पार्टी हुई, लोगों ने खूब जमकर पी, मस्ती कर रहे थे और लोग मगन थे, झूम रहे थे। और चोरों ने इसी दिन का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। सेंट पैट्रिक डे की रात करीब 1:24 पर 2 बोस्टन के पुलिस वाले बनकर 2 लोग इस म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं। उस वक्त म्यूज़ियम के अंदर सिर्फ 2 गार्ड की ड्यूटी थी। 11:30 बजे रात से इनकी ड्यूटी शुरू होती थी और अगले दिन सुबह 9 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती थी। उनमें से एक का नाम था एबेथ और एक का नाम था रैंडी। ये दोनों करीब 25 से 30 साल के दरमियान इनकी उम्र थी। दोनों ड्यूटी पर थे। जो एबेथ था उसका काम यह था, दोनों जो गार्ड ड्यूटी पे होते थे, कि एक बैठेगा मेन सिक्योरिटी डेस्क पर और एक बीच बीच में राउंड मारेगा, फिर दूसरा आएगा और फिर दूसरा राउंड मारेगा म्यूज़ियम की। तो एबेथ 11:30 बजे उठा, उसने पूरा राउंड मारा, हर तरफ गया और उसके बाद आकर अपनी सिक्योरिटी डेस्क पे बैठ गया। अब इसके बाद बारी थी फिर रैंडी की। रैंडी जाता है, उसके बाद वो भी राउंड मार कर आता है और फिर बैठ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात 1:24 पर अचानक 2 शख्स बोस्टन पुलिस की यूनिफॉर्म में म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं। वो आकर कहते हैं कि उन्हें 2nd फ्लोर से किसी घंटी की आवाज़ सुनाई दी है और कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें चेक कर रहा है। अब दोनों पुलिस की वर्दी में, शक की गुंजाइश नहीं। एबेथ कहता है ठीक है, वो उस वक्त सिक्योरिटी डेस्क पे बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि हमें देखना है। इसी दौरान में एक पुलिस वाला एबेथ से कहता है कि ठहरो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम शायद वांटेड हो किसी केस में, साइड आओ। अब वो बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो पूछते हैं कि और यहाँ पे कौन है, तो बताता है मेरा एक दूसरा साथी है, सिक्योरिटी गार्ड। बोलता है उसको बुलाओ। वो उसे आवाज़ देता है। इस दौरान में पुलिस वाले एबेथ को बुलाकर और कहते हैं कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शक है कि तुम पहले किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हो। वो कहता है मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वो उसके हाथ बांध देते हैं और उसका एक तरफ कर देते हैं। तब तक दूसरा गार्ड आता है, दूसरे गार्ड को भी फिर वो बांध देते हैं और इसके बाद इन दोनों के हाथ बांधने के अलावा पूरे चेहरे पे प्लास्टिक का टेप चिपका देते हैं। मुंह पे भी सब तरफ, मुंह पे सिर्फ इतनी कि सांस ले सके और नाक पे, बाकी सारी चीज़ें बंद, आँख वाँख सब ढक देते हैं। दोनों को बिल्कुल बांधने के बाद म्यूज़ियम के बेसमेंट में ले जाते हैं। वहाँ एक पाइप,
उस पाइप के सहारे दोनों को वो बांध देते हैं। बांधने के बाद करीब अगले 25-30 मिनट तक वो उसी म्यूज़ियम में यूं ही टहलते रहते हैं। देखते हैं कि कहीं ये दोनों कोई सिक्योरिटी अलार्म तो नहीं बजा चुका जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले या बाकी लोग आ जाए। तो वो कन्फर्म हो रहे थे कि इन्होंने बजाया कि नहीं बजाया। लेकिन करीब 30 मिनट तक कोई नहीं आता। जब इन्हें लगता है कि इन्होंने नहीं बजाया, तब फिर वो दोनों अब म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं। सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम की सारी पेंटिंग्स और तमाम कीमती चीज़ें रखी हुई थी। दोनों पहले सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। इनमें से एक के पास एक लिस्ट थी। वो लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट को पढ़ता है और उस लिस्ट के हिसाब से दीवार पे फ्रेम में जितनी तस्वीरें थी उनको टैली करता है। जो लिस्ट में लिखे हुए नाम और वो दीवार पे लगी हुई पेंटिंग या बाकी चीज़ें अगर टैली होती, वो उसे उठाता। ज़्यादातर फ्रेम शीशे का ग्लास था, उसके अंदर वो सारी तस्वीरें थी, पेंटिंग्स थी। ये फ्रेम को उठाता, ज़मीन पे पटक देता, शीशा तोड़ता, फिर बड़े करीने से, सलीके से उसके अंदर की पेंटिंग्स जो है ओरिजिनल, उसको चारों तरफ से काट कर बाहर निकालता। अपने साथ बैग ले गया था, बड़े संभाल कर उस बैग में रखता। धीरे धीरे 12 चीज़ें इसने सेकंड फ्लोर से म्यूज़ियम की काट कर रखा, फ्रेम तोड़कर। फिर फर्स्ट फ्लोर से एक और चीज़ उठाई। 13 आइटम इस म्यूज़ियम से इन दोनों ने बैग में लिया। बैग में रखने के बाद नीचे आते हैं, देखते हैं दोनों गार्ड तब भी वहीं हैं। और उनमें से तब वो एक गार्ड को कहता है कि दिस इज़ अ रॉबरी। ये उसके लाइन थे, दिस इज़ अ रॉबरी। और ये कहने के बाद गार्ड बंधे हुए थे। दोनों वहाँ से दोनों बैग लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद गायब। अब दोनों चले गए, गार्ड बंधे हुए हैं। करीब 4 घंटा बीत जाता है। टोटल 81 मिनट, 81 मिनट्स इन्होंने लगाया था इस चोरी को अंजाम देने के लिए। 81 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों उस म्यूज़ियम से बाहर निकल जाते हैं। गार्ड अब भी बंधे हुए हैं, मुंह पे टेप है, चीख सकते नहीं है, कोई आवाज़ सुनेगा भी नहीं, बेसमेंट में। अगले 4 घंटे तक दोनों गार्ड और इसी तरह बंधे रहते हैं। इसके बाद सुबह जो है नए गार्ड की ड्यूटी लगती है। नए गार्ड वहाँ पहुँचते हैं, आवाज़ देते हैं, देखते हैं कोई नहीं है सिक्योरिटी डेस्क पे। बाकी कोई उन्हें कोई डाउट होता है, दरवाज़ा खुला हुआ था। शोर मचाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, दोनों गार्ड को आवाज़ दे रहे हैं, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आखिर ढूंढते ढूंढते दोनों बेसमेंट पहुँचते हैं और देखते हैं कि दोनों बंधे पड़े हुए हैं। उन्हें एहसास हो चुका था। उन्हें खोला जाता है और तब दोनों गार्ड उसे पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, अब पुलिस चेकिंग करती है, तलाशी लेती है। वहाँ पे जितने कैमरे लगे हुए थे थोड़े बहुत, इन्होंने सबसे पहले उन तमाम कैमरों को ख़राब कर दिया था। इसके अलावा जो इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर लगा हुआ था, उसके जाकर उन्होंने वो सारे प्रिंटिंग से उसके वो निकाल लिए, प्रिंटर से जो VHS थे सारे इसके सबूत आने जाने के, वो कंट्रोल रूम से जाकर वो निकाल लिए। कोई प्रूफ नहीं छोड़ा जिसमें कहीं इनकी कोई तस्वीर हो, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस नहीं छोड़ा जिससे उन तक पहुंच सके। सिर्फ ये था कि दोनों जब आए थे तो पुलिस की वर्दी में थे और चेहरा उनका नकाब से ढका नहीं था, खुला हुआ था। तो गार्ड ही उनका चेहरा बता सकते थे। गार्ड ने उनका चेहरा भी बताया, स्केच भी बना, बट उस शक्ल का हुलिये का कोई नहीं मिला। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं। शुरुआत में फिर इन दोनों को गार्ड पे शक हुआ। गार्ड से लंबी पूछताछ हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मामला फिर FBI को गया। FBI ने अपनी तरफ से पूरे मामले की जांच की। FBI जांच करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। FBI के अलावा अब जो म्यूज़ियम के लोग थे, उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। उनसे कहा कि पता करो। जो आर्ट की दुनिया के शौकीन थे या आर्ट की दुनिया के जो स्मगलर थे, इस तरह के काम करते थे, उन सब की लिस्ट निकाली गई, उनसे पूछा गया, कोई नहीं जानकारी मिली। लेकिन बाद में जब म्यूज़ियम के थ्रू बताया गया कि क्या क्या चोरी हुई है, तो उसकी फिर लिस्ट निकली 13 चीज़ों की। जो चोरी की गई कलाकृति थी आर्ट, उसमें एक कॉन्सर्ट था वर्मीर का, गलील सागर पर तूफान का एक रेम्ब्रांड का पेंट था, द लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक रेम्ब्रांड की ये वो थी। इसके अलावा ओबिलिस्क के साथ लैंडस्केप फ्लिंक, चेक टॉटोनी मोनेट,
सेल्फ पोर्ट्रेट रेम्ब्रांट, लाउड दे पीसेज देगास, कॉटेज ऑक्स एनावरिसेस डी फ्लोरेंस डेगासो, एक और डेगासो की कलाकृति थी। इसके अलावा एक कलाकृति साइरी 2 के लिए थी। 3 माउंटेड जॉकी देगास की थी। एक पुराने प्राचीन चीन के इतिहास का एक तरह से एक पतीला था, बर्तन। एक फ्रेंच इंपीरियल ईगल फैनल था। नेपोलियन का वहाँ पे एक झंडा भी था, बहुत बेशकीमती फ्लैग, उसको भी इन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था साइज़ में। तो उस झंडे के आगे जो एक बाज बना हुआ था, एक ईगल, उन्होंने उसको तोड़ा, उसको निकाला और वो अपने साथ ले गए। बहुत ही बेशकीमती चीज़ थी वो, एक ऐतिहासिक तौर पर। तो ये सारी चीज़ें गायब हुई। जब इन सारी चीज़ों की उस वक्त कहा गया कि क्या कीमत होगी, तो पता चला कि इन सारी चीज़ों की कीमत लगभग 500 मिलियन, 500 मिलियन, ये जो सारे नायाब पेंटिंग कलाकृति थी। अब FBI लगी रही, तमाम सारी चीज़ें पूछताछ, इधर उधर कहाँ पे किस मार्केट में बेचा जा सकता, क्योंकि उसमें एक ये थी कि ये सारी कीमती चीज़ें थी। और जब पता चला तो फिर ये भी पता चला कि इतिहास में कभी ऐसी आर्ट की इससे बड़ी चोरी नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी तरफ से सारे ऐसे गैंग जो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, बाहर भेजते हैं, और ऐसे लोग जो इन चीज़ों के ख़रीदने के शौकीन हैं, उन सब की FBI ने लिस्ट बनाई। हर एक के यहाँ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे जो अवार्ड था, रिवॉर्ड की जो बताएगा उसको पैसे देंगे, वो भी बढ़ता गया, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर लास्ट में अभी जो लेटेस्ट है, $10 मिलियन अलग से म्यूज़ियम की तरफ से कहा गया कि अवार्ड देंगे हम, जो भी इसके बारे में बताएगा। और $1 मिलियन ख़ासतौर पर उस नेपोलियन के जो झंडे का ईगल बाज चुराया था, अगर वो कोई देता तो उसके लिए अलग से देंगे। बट ये सारी चीज़ें भी नाकाम रही, कोई जानकारी नहीं मिली। 2015 में FBI ने कहा कि हमें बहुत करीब है इस चोरी को सुलझाने में, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो 13 चीज़ें चोरी हुई, उनमें से 2 चीज़ों के बारे में हमने पता लगा लिया है। फिर 2017 आया, FBI ने कहा कि इस पूरे मामले में हमें मालूम है कि चोरी किसने की थी। 2 लोगों ने उन्होंने नाम लिया, बट उन्होंने कहा कि ये दोनों इस चोरी के 1 साल के बाद ही, यानी कि 1991 में इन दोनों की मौत हो गई। एक को किसी ने गोली मार दी और एक बीमारी से मरा। लेकिन क्या सबूत है कि ये दोनों ही चोर थे? FBI इस पर भी कुछ रोशनी नहीं डाल सकी। फिर वक्त आया, FBI ने कहा कि हम करीब हैं और यही चोर थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन चीज़ों को किस मार्केट में ले जाया गया और कहाँ कहाँ बेचने की कोशिश की गई। उन्होंने कुछ जगह के नाम भी बताए, लेकिन कुल मिलाकर ये कभी भी इनमें से चोरी गई एक भी चीज़, एक भी सामान बरामद नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि फिलाडेल्फिया में एक नेटवर्क है, वहाँ पे इन चीज़ों को ले जाया गया था। वहाँ पे भी FBI की टीम पहुँची, पुलिस की टीम पहुँची, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से भी चोरों को पता नहीं चला क्या चोरी हुई है। तो आज 32 साल हो गए, FBI की पूरी टीम लगी रही, शुरू में पुलिस लगी रही, जो आर्ट के शौकीन दीवाने उन्होंने अपनी तरफ से जांच की, वहाँ के कई जर्नलिस्ट ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, प्राइवेट डिटेक्टिव ने इसकी जांच की, लेकिन 32 साल हो गए। इस इसाबेला गार्डनर म्यूज़ियम से चोरी की गई ये 13 अनमोल बेशकीमती चीज़ आज तक वापस नहीं आई है। आज भी म्यूज़ियम की खाली फ्रेमों को इनका इंतज़ार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये चीज़ चोरी हुई, उसके बाद 18 मार्च की ये बात है, करीब 10 दिन बाद ही 28 मार्च 1990 को ही इस म्यूज़ियम को दोबारा खोल दिया गया था। और म्यूज़ियम के कर्ता धर्ताओं ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों से छुपाएंगे नहीं कि क्या क्या बेशकीमती चीज़ें चोरी हुई हैं। उन्होंने हर चीज़ जिसके फ्रेम को तोड़कर वो सारी 13 चीज़ें ले गए थे, उसी जगह पे, उसी दीवार पे उन तमाम फ्रेम को वापस लगाया, लेकिन खाली। आज भी इसाबेला गार्डनर म्यूज़ियम में ये 13 के 13 फ्रेम उसी जगह लगे हुए हैं, लेकिन ये 13 के 13 फ्रेम खाली हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी उस खोई हुई, अपनी उस चोरी हुई पेंटिंग्स की, अनमोल चीज़ों की, कि वो एक बार मिल जाए तो वापस इस दीवार पर लग जाए। 32 साल का इंतज़ार तो हो गया, अभी तक मिला नहीं है, फ्रेम इंतज़ार कर रहा है। अब आने वाले वक्त में मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं,
लेकिन इसाबेला की जो एक वसीयत थी कि इस म्यूज़ियम से कोई भी चीज़ न बाहर जाएगी, न बेची जाएगी, न नई कोई चीज़ अंदर लाई जाएगी, उनमें से एक चीज़ चोरी छुपे ही सही बाहर चली गई, और ये 13 अनमोल चीज़ें। कोशिश म्यूज़ियम वालों की तरफ से जारी है। उन्होंने अपनी तरफ से $10 मिलियन का इनाम का भी ऐलान किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने चोरी की है अगर वो एक्सेप्ट कर लें और सामान लौटा दें तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि एक दूसरा पहलू ये भी है कि एक कानून होता है वहाँ पे, जो एक टाइम पीरियड होता है करीब 20 साल के बाद, तो अब उन चीज़ों से भी ये जिसने चुराया है अगर वो आज चोरी पता चल जाए कि वो चोर कौन है, पकड़ा जाए, तो अब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना मुकदमा हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम है, जो जिस टाइम में उसको पकड़ना चाहिए था और नहीं पकड़ पाया, और अब इतने टाइम हो गए, तो अब उसको कानूनन सज़ा भी नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ ये भी है कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो अब चोर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, सामान लौटा सकता है, लेकिन वो सामान कहाँ है, वो चोर कौन है, ये आज एक पहेली है, आज भी एक रहस्य है। FBI ने कई बार कहा हम बहुत करीब हैं, हम बहुत नज़दीक हैं। ये भी कहा कि एक चोर था, जो 2 थे जो मर गए, लेकिन उसका पुख्ता सबूत कि उनका चोरी से डायरेक्ट लिंक, और अगर वही थे तो फिर सवाल ये है, एक अगर इतना तक पता चल गया तो उन्होंने ये सामान कहाँ बेचा, किसको बेचा, फिर वो कड़ियाँ क्यों नहीं जुड़ी, वहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँची। आज भी वो 13 के 13 पेंटिंग्स और अनमोल चीज़ें, उनमें से एक भी चीज़ वापस क्यों नहीं आई, या फिर कहीं और नहीं क्यों नहीं मिली। इन सवालों के जवाब नहीं, और इसीलिए खुद FBI भी मानती है कि ये एक अजीब केस है जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। हालांकि उनको शुरुआत में दोनों गार्ड पे डाउट था, लेकिन गार्ड के ख़िलाफ़ भी कोई प्रूफ नहीं मिला। और इसके ऊपर बाद में फिर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज़ भी बनाई थी, दिस इज़ अ रॉबरी, जो उन दोनों में से एक ने कहा था गार्ड को रात को जब बांध दिया कि ये एक रॉबरी है, इसी नाम से वो बनाई। लेकिन आज भी दुनिया के कहते हैं इससे बड़ी आर्ट की कोई चोरी नहीं हुई, कलाकृतियों की इससे बड़ी चोरी नहीं हुई, और इससे कामयाब चोरी भी नहीं हुई, क्योंकि 32 साल हो गए चोर पकड़ा नहीं गया। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला वही। आज अमित कुमार तोमर जी का जन्मदिन है, मथुरा से हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे अमित जी। इसके अलावा सानवी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सानवी। और अभिषेक पांडे जी की बिटियां हैं, उन्होंने भेजा है। आशिकुल हक का भी आज जन्मदिन है, तो आशिकुल हक साहब हैप्पी बर्थडे, ये असम से हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। कोमल कुमारी जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कोमल जी। और चंदन किशोर जी ने भेजा, उनकी पत्नी है। इसके अलावा प्रमार करण नागाजन भाई, ये इन्होंने कुछ लिख के भेजा है, क्या लिख के भेजा है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, इन्होंने एक गलती सुधारी थी। उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो कहानी सुनाई थी उसमें गलती से शायद मैंने बोल दिया था इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जबकि वो यरूशलम है। तो तेल अवीव नहीं, अब तेल अवीव एक तरह से उनकी जो कैपिटल वो है, इकोनॉमिक कैपिटल जैसे अपना बॉम्बे है। हालांकि मुंबई यरूशलम को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी रहा शुरू से ही, क्योंकि उसी को लेके सारी लड़ाई है। वहाँ पे मैंने आपको कहानी में भी सुनाई कि 3 धर्मों के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये उन्होंने परमार साहब ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया था। इसके अलावा मदन शर्मा जी हैं और कुश भारद्वाज, इनके बेटे हैं, उनका बर्थडे भी आने वाला है। उज्जवल सिंह है मुंबई से, अभिनव सेमवल हैं, इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की है। संजीव कुमार समाल हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। नेहा वर्मा जी ने टेंडर के बारे में कुछ लिखा कि इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं ताकि लोगों को सही वो दिशा मिले। मैं नेहा जी कोशिश करता हूँ पूरी कहानी सुनाने की। विराज गुप्ता है, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा लव मधुर बेंगलोर से हैं, और अच्छी खबर यह है लव मधुर जी क्राइम तक फैमिली मेम्बर, इन्होंने लिखा है कि ये CA बन गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बहुत बहुत बधाई। अब खूब पैसे का हिसाब किताब रखिए और साफ़ सुथरा हिसाब रखिए लोगों का भी। और मेरी तरफ से आपको तमाम शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आगे चलकर आप नाम कमाएं, CA में एकदम छा जाइए आप। ज़ीशान मुनव्वर हैं, इन्होंने कहा हॉस्पिटल माफिया पे कभी कहानी सुनाएं। मसरूर आलम है, ये फ़िरौन की लाश जो मिस्र में रखी उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। रवि कुमार हैं, इसके अलावा गुणानिधि साहू हैं, और बीजू पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। कबीर सिंह हैं, प्रिंस पांडे हैं, अमित किरण होटा हैं भुवनेश्वर से। इसके अलावा सुखविंदर कौर जी हैं, और इनका ये कहना था जो हाल में कहानी सुनाई थी उस घर की जो भूत वाली,
कि ओल्डेस्ट ओनर से क्यों नहीं पूछा। तो ओल्डेस्ट ओनर से भी पूछा था, पूछताछ की गई, पर उनके सारे जो रिलेटिव थे वो अलग अलग शहरों में हैं और वो कभी इस तरफ आए नहीं और उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही, तो उनका कोई डायरेक्ट लिंक मिला नहीं। इसके अलावा अंकिता शर्मा जी हैं, और ये इराक में जो नर्सों को होस्टेज बनाया गया था, जिसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, एक था टाइगर शायद, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं। इसके अलावा अनीता जी हैं, और ये ग्वालियर की, इन्होंने लिखा कि एक जज हैं, एक महिला जज हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी अपना फैसला सुनाती है, इसलिए उनकी बहुत तारीफ होती है। बट पता नहीं किसी कारण से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, उनको दोबारा बहाल किया गया। तो उनकी कहानी सुनाए, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर इनकी कहानी सुनाए। तो आज कहानी में इतना ही, और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की कहानी की ये जगह जहाँ से कहानी बैठकर आपको सुना रहा हूँ कैसा लगा। आपके सुझाव हमेशा मेरे लिए कीमती रहते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।